Hello, dear student. We are studying the internal structure of paramecium. In previous class, we studied the cytoplasm, then infraciliary system, and trichocyst of paramecium. तो हमने कल के क्लास में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामेशियम में साइटोप्लाज्म को स्टडी किया था, देन ट्राइकोसिस्ट को स्टडी किया था। आज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामेशियम में ओरल apparatus, then साइटोफाइस एंड न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। और भी है जैसे फूड वैक्यूल्स है या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामेशियम, उसमें हम ओरल apparatus, देन साइटोफाइस एंड न्यूक्लियस को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले। ओके, सो व्हाट इज एग्जैक्टली द ओरल apparatus? ये ओरल apparatus में क्या क्या होता है वो देखते हैं। ओके, इफ यू सी द एंटेरियर एंड ऑफ द पैरामेशियम, अगर हम एंटेरियर एंड देखते हैं पैरामेशियम में, पैरामेशियम का उसके वेंट्रल सरफेस पे, ओके आपको पता है डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। तो जो वेंट्रल सरफेस होता है एंटेरियर एंड की तरफ इसका पैरामेशियम का, वहां पर एक परमानेंट और सीलिएटेड, जिसको सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस तरह का डिप्रेशन, थोड़ा शैलो मीन्स छोटा सा, और ब्रॉड ऐसा लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन होता है, जिसे हम ओरल ग्रूव और पेरिस्टोम कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखिए ओरल ग्रूव मीन्स क्या होता है या पेरिस्टोम मीन्स क्या होता है। ओरल ग्रूव या पेरिस्टोम मीन्स क्या होगा, दिस इज द एंटेरियर एंड, ये एंटेरियर एंड है। इस एंटेरियर एंड की तरफ मीन्स उसके वेंट्रल साइड में एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, डिप्रेशन होगा, थोड़ा सा शैलो एंड ब्रॉड होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टोम या ओरल ग्रूव कहते हैं। Okay, and this oral groove that leads into a funnel shape structure which is called as the vestibules. Okay, तो ये जो ओरल ग्रूव है वो कंटिन्यू होगा, वो कहाँ पे ओपन होगा, वेस्टिबुल में होगा, जो आपको ये फनेल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, this oral groove that leads into a funnel like depression which is called as the vestibules. अभी ये जो vestibules है that leads into a wide and tubular passage which is called as the buccal cavity or gullet. तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि कौन कहाँ पे ओपन हो रहा है आपको। सबसे पहले तो ओरल ग्रूव को याद रखना है, जो लॉन्गिट्यूडनल शैलो डिप्रेशन होता है एंटेरियर एंड मींस वेंट्रल सरफेस पे। ओके, देन उसके बाद एक फनेल शेप स्ट्रक्चर होगा, ये ओरल ग्रूव उसको उसमें ओपन हो रहा है, जिसे हम वेस्टिबुल कहते हैं। एंड दिस वेस्टिबुल देन ओपन इनटू ए पैसेज लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द बकल कैविटी, और क्या कहते हैं हम, गुलेट कहते हैं। ओके, एंड दिस बकल कैविटी दैट लीड्स इनटू, ये बकल कैविटी ओपन होगा अभी कहाँ पर, यहाँ पे देखिए दिस बकल कैविटी ओपन और दैट लीड्स इनटू ए माइन्यूट एपर्चर और पोर। यहाँ पे आपको पोर दिख रहा है या एपर्चर दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं साइटोस्टोम और माउथ। ओके, सो दिस गुलेट और बकल कैविटी that extend backward, वो backward means आगे की तरफ जाएगा, and ends in a small oval aperture which is called as the mouth or cytostome. Okay, so this is the mouth or cytostome. फिर से एक बार oral groove, then उसको that leads into the vestibules, that vestibule leads into the buccal cavity. This is the funnel shaped buccal cavity, and that buccal cavity that leads into a oval aperture that is called like the cytostome, and this oval aperture यहाँ से जो निकल रहा है, this is called like the pharynx या cytopharynx कहते हैं इसे. So this oval aperture that's leads into a short tubular esophagus or cytopharynx. So esophagus या cytopharynx में वो जाकर खत्म होगा या वो end होगा कौन, that is the mouth, or this is the mouth or cytopharynx that leads into, ये जो short दिख रहा है, this is called like the esophagus. इसे क्या कहते हैं हम, esophagus और cytopharynx. And finally this esophagus या cytopharynx that forms a food vacuole at its proximal end. अगर हम इसका proximal end देखते हैं,
इस cytopharynx या esophagus का. Okay, so that can convert it into a food vacuole में क्या होगा, convert होगा. Okay, so this is the oral apparatus. So oral apparatus में आपको क्या याद रखना है, oral groove present होता है anterior end की तरफ in ventral surface पे. Longitudinal depression होगा जिसे हम oral groove कहते हैं, that leads into a funnel shape structure. Okay, this is called as the vestibules. This is the funnel shape structure. यहाँ पर cursor पर this is called as the vestibule. That vestibule leads into a passage like structure. This is called as the buccal cavity or gullet, and this buccal cavity that leads into a oval aperture which is called as the cytostome or mouth, and the cytostome or mouth that open into a short cytopharynx or esophagus, and finally this esophagus at proximal end that form a food vacuole. So this is about the oral apparatus. So after the oral apparatus, the another sorry, this is about the oral apparatus. Oral apparatus में और कुछ यहाँ पे आपको बताना है. The buccal cavity at its right is bordered by a row of cilia forming the endodermal membrane. अभी हम अंदर की तरफ जाते हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो बकल कैविटी हमने अभी आपको दिखाया था डायग्राम में. तो बकल कैविटी का अगर हम एट द राइट साइड देखते हैं, उसका राइट साइड का बॉर्डर देखते हैं, वहां पर रो ऑफ सिलिया होंगे, and that row of cilia, this is called as the endoral membrane. Okay, this is the buccal cavity. Okay, this is the row of cilia which is called as the endoral membrane. जिसे क्या कहते हैं हम, endoral membrane कहते हैं. Okay, then at the left side there are three groups of cilia. These are ventral paniculus, dorsal paniculus and quadrillus. Okay, so ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर राइट साइड में देयर इज अ रो ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एंडोरल मेम्ब्रेन कह रहे हैं. दिस इज द एंडोरल मेम्ब्रेन, दिस इज द राइट साइड ऑफ दिस बकल कैविटी. और जो लेफ्ट साइड है वहां पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं थ्री ग्रुप्स में. एक है वेंट्रल पेनिकुलस, दूसरा है डॉर्सल पेनिकुलस और तीसरा है क्या कहते हैं हम, दिस इज द क्वाड्रुलस. ओके, ये जो सिलिया दिख रहे हैं दिस इज द वेंट्रल पेनिकुलस, दिस इज द डॉर्सल paniculus, and this one is the quadrillus. Okay, and then these ciliary rows constitute the membrane layers. तो इन सभी को, ये जो ciliary rows दिख रहे हैं आपको, that group together means इन सभी को हम combinedly क्या कहते हैं, membrane layers कहते हैं. Okay, then Nemadesmal fibers runs dorsal to the ribbed pellicle and extend as a post-oral fibers around the cytopharynx. अभी nemadesmal fibers यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. These are the nemadesmal fibers. Okay, ये dorsal side से क्या हो रहे हैं, run हो रहे हैं and वो extend हो रहे हैं as a post-oral fibers बोलकर. Okay, that is extend as a post-oral fibers. Then rows of normal somatic cilia line the wall of vestibules. अगर हम vestibules देखते हैं तो उस vestibules में भी कुछ somatic cilia क्या होता है, present होता है. This is the vestibule and this vestibule also lined by the somatic cilia. So this is about the oral apparatus. Okay, oral apparatus के बाद cytophiles. So cytophiles को हम कहेंगे anus or cytoproct. So it is a minute pore which is present at fixed position on the right side of body between the posterior end of oral groove and posterior end of the body. Okay, तो ये cytophiles या cytoproct या anus क्या है, at the posterior end में यहाँ पर ये कर्सर पे ध्यान दीजिए. This is the cytophiles or anus कहेंगे. Okay, what is the role of these cytophiles or anus? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उस अनडाइजेस्टेड फूड को वहां से रिमूव करेगा या इजेक्ट करेगा. दैट इज द रोल ऑफ दिस एनस और क्या कहेंगे हम, साइटोफाइल्स.
which is also called as the cytopरोक्त. वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इतना याद रखिए, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये जो पोस्टेरियर एंड है एंड ये जो हमारा ओरल ग्रू है, दिस ओरल ग्रू का जो पोस्टेरियर एंड है, इन दोनों के बीच में ये साइटोफाइज क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ओके, सो द एंडोप्लाज्म, अगर हम एंडोप्लाज्म में हमने कल देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई, contractile vacuoles, food vacuole, Golgi apparatus, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes and food granules. Okay, so endoplasm जो होता है, साइटोप्लाज्म में हमने दो रीजंस बताए थे. एक एंडोप्लाज्म जो बीच में सेंट्रल पार्ट होता है, जो मोस्ट ऑफ द जो साइटोप्लाज्म कवर करता है, दैट इज द एंडोप्लाज्म. और जो पेरिफेरल मींस जो पेलिकल के तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म, जहां पर हमने देखा था ट्राइकोसिस्ट और इंफ्रासिलियर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो इस एंडोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, फूड ग्रैन्यूल्स, these all are the cell organelles. So this is the, just a minute. Okay, so this one, this is the endoplasm. इस एंडोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस, सो जो पैरामेशियम का जो न्यूक्लियस होता है वो हेटेरो कैरियोटिक होता है. तो सबसे पहले बात, कैरियन, कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस. हेटेरो मीन्स देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस. इस पैरामेशियम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है. एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, जिसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस, जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा. ओके, सो देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस are present in endoplasm of paramecium. That's why this nucleus is called as the heterokaryotic nucleus. Okay, so एक होगा मैक्रो न्यूक्लियस. तो ये जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ये लार्ज शेप होता है, बीन और किडनी शेप का होता है, बीन और किडनी शेप. ओके, सो दिस इज द मैक्रो न्यूक्लियस. यहाँ पे डायग्राम में देखिए, दिस large one is the macronucleus and this small one is the micronucleus. Okay, this micronucleus that can fit it into the depression of macronucleus. जो macronucleus है उसके depression में ये micronucleus क्या है, present है. Okay, so macronucleus. So macronucleus ये किस शेप का होता है, किडनी शेप या बीन शेप का होता है, एंड इट इज पॉलीप्लाइड एंड possesses many nucleoli. अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया होगा, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए या क्रोमोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ओके, सो पॉलीप्लाइड होता है ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है. पॉलीप्लाइड मींस क्या होगा, फिर एक होता है डिप्लॉइड, दूसरा है हैप्लॉइड या पॉलीप्लाइड. डिप्लॉइड मींस अगर हम अपने बॉडी के सेल्स देखते हैं तो हर न्यूक्लियस में देयर इज द टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ओके, ऐसे 23 सेट्स प्रेजेंट होंगे, मींस 46 क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, दैट इज द डिप्लॉइड. ओके, मींस टू सेट ऑफ क्रोमोसोम मींस एक जो क्रोमोसोम होगा वो मदर मींस मैटरनल मींस मदर से मदर का होगा, और जो दूसरा क्रोमोसोम होगा वो पैटर्नल मींस फादर का होगा. तो हर एक जो पेयर होगा, देयर इज अ पेयर ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, सो ये जो पेयर है अगर दो दो के सेट में अगर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द डिप्लॉइड. हैप्लॉइड मींस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है. अगर हम हमारे गैमेट्स देखते हैं, दैट इज द स्पर्म्स और एग या ओवा देखते हैं, तो उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं. सो दैट आर द हैप्लॉइड सेल्स. हम वी आर द डिप्लॉइड्स. ओके, पॉलीप्लॉइड मींस क्या होगा, अगर मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, तीन तीन या चार चार के सेट में प्रेजेंट है क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीप्लॉइड्स. ओके, सो मेनी न्यूक्लियोलाई, जनरली एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. एक वन न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा,
Just a minute. Okay. Sorry for inconvenience due to the network problems. Okay. So हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे थे. सो न्यूक्लियस किस तरह का होता है पैरामीशियम में? दो तरह के न्यूक्लियस, हेटेरोकैरियोटिक मींस मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस. माइक्रोन्यूक्लियस किडनी शेप का और पॉलीप्लाइड होता है. पॉलीप्लाइड मींस मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे. जनरली एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. ओके, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम क्या होते हैं, तैयार होते हैं. then contain much more chromatin material. बहुत सारा chromatin material present होता है. chromatin material means is the DNA यहाँ पे बहुत ज़्यादा present होता है, genetic material. So what is the main function of this macronucleus? It control the metabolism and differentiation within the animal, hence also called as the somatic or vegetative nucleus. और एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, मैक्रोन्यूक्लियस को ही हम सोमैटिक और वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मींस कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. ओके, मींस अगर एक ब्रेकडाउन प्रोसेस हो रहा है या सिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, इन दोनों को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मींस द all the reaction that is occur in our body's living cell, that is called as the metabolism. तो ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंट्रोल करता है इस पैरामीशियम में. ओके, एंड डिफरेंशिएशन विद इन द एनिमल, hence it is also called as the somatic or vegetative nucleus. Okay, macronucleus is divided by the amitosis during the binary fission. इसमें binary fission होता है. सो ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है इसका डिवीजन किस तरह से होगा? अमाइटोसिस थ्रू होगा. अभी ये अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस क्या है? माइटोसिस मींस आपको पता है दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन. एक सेल है, उसका पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियस तैयार होंगे. देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो दो डिफरेंट सेल बनेंगे एक ही सेल से. ओके, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस डिवीजन होने से पहले उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसका डबल पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेशन होगा. देन उसका डबल नंबर में डबल नंबर क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. मींस 23 पेयर है तो उसके 46 फिर से क्रोमोसोम तैयार होंगे, मींस पूरे 92 होंगे और फिर से वो 23 पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, मींस दो न्यूक्लियस बनेंगे, बाद में साइटोप्लाज्म का क्या होगा? डिवीजन होगा. सो दैट इज द माइटोसिस. मियोसिस मींस रिडक्शन, डिवीजन होगा. अगर 23 क्रोमोसोम है तो 23 पेयर है तो सिर्फ एक न्यूक्लियस में सिर्फ 23 क्रोमोसोम जाएंगे, पेयर नहीं जाएंगे. दैट इज द मियोसिस डिवीजन. अमाइटोसिस में क्या होता है? अमाइटोसिस में देयर इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ओके, मींस जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्रोमोसोम का नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जो दो सेल तैयार होंगे उसमें. दैट इज द अमाइटोसिस. तो यहाँ पर अमाइटोसिस के थ्रू क्या होगा? मैक्रोन्यूक्लियस का डिवीजन होगा. ओके, देन the old macronucleus disappear and new one is reorganized during the conjugation. So conjugation is the reproductive process which is occur in the paramecium. तो ये paramecium में conjugation ये reproductive process है, हम आगे चलकर स्टडी करते हैं. तो जो मैक्रोन्यूक्लियस जो ओल्ड हुआ है वो डिसअपियर होगा और उसकी जगह पर न्यू माइक्रोन्यूक्लियस क्या होगा? रीऑर्गेनाइज होगा. The macronucleus contain about 500 times more DNA than that of micronucleus. जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है उसमें 500 टाइम्स बहुत ज्यादा डीएनए प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू माइक्रोन्यूक्लियस. ओके, सो माइक्रोन्यूक्लियस व्हिच इज लाइज इन द डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस. हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये माइक्रोन्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो ये जो डिप्रेशन दिख रहा है मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर ये माइक्रोन्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है. ओके, इट इज स्फेरिकल एंड डिप्लॉयड. और ये कैसे होता है? डिप्लॉयड, हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम. एंड माइक्रोन्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. इट इज द कंजुगेशन प्रोसेस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा. मींस रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इस माइक्रोन्यूक्लियस का क्या होता है? यूज होता है. ओके, एंड गिव्स एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स एंड गिव राइज टू द न्यू माइक्रोन्यूक्लियर. तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इसका यूज होगा और
न्यू मैक्रोन्यूक्लियाई क्या करेगा, वो तैयार करेगा. ओके, आई होप you understand these topic. In next class we study about the vacuoles. Okay, thank you.